भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, ऑप्शन डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.5%, 29.6% तथा 55% है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होता है, ऑप्शन डी न तो निर्यात होता है न आयात होता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी एक व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन डी एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। किसी देश का आर्थिक विकास के चार पहिए पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है।
इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है ऑप्शन ए, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन सी, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन ए, बाह्य ऋण का बढ़ना, ऑप्शन बी, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, ऑप्शन सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, ऑप्शन डी, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना है। भारत की कुल श्रमशक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 65%। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत की श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ऑप्शन ए, तकनीक, ऑप्शन बी, चक्रीय, ऑप्शन सी, घर्षणात्मक, ऑप्शन डी, संरचनात्मक। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, ऑप्शन ए, नीति आयोग, ऑप्शन बी, वित्त आयोग, ऑप्शन सी, N0S0S0O0, ऑप्शन डी, U0N0O0। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। ये भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, ऑप्शन ए, ग्रामीण अल्परोजगार, ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं और इसका उत्तर है इनमें से सभी, क्योंकि भारत में बेरोजगारी के कई रूप देखे जा सकते हैं। आइए इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। 1. ग्रामीण अल्परोजगार, रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी पूर्ण क्षमता से कम काम करते हैं। ये भारत के कृषि प्रधान इलाकों में बहुत आम है, जहां लोग सीमित अवधि के लिए कार्यरत होते हैं। 2. चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, जिससे मांग में कमी होती है और उत्पादन घटने लगता है। हालांकि यह भारत में अन्य प्रकार की बेरोजगारी की तुलना में कम है, फिर भी वैश्विक आर्थिक मंदी के समय इसका असर महसूस किया जाता है। 3. संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब किसी क्षेत्र की आर्थिक संरचना में बदलाव आता है, जैसे नई तकनीकों के आगमन से कुछ नौकरियों की आवश्यकता कम हो जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी भारत में तकनीकी और औद्योगिक बदलावों के कारण देखने को मिलती है। इसलिए भारत में इन सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी खेल पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेल में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कृषि में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप मौसमी बेरोजगारी होती है, लेकिन अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी कृषि में देखी जा सकती है। आइए विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के बारे में जानकारी लें। 1. मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कृषि में सबसे आम प्रकार की बेरोजगारी है। कृषि कार्य मुख्य रूप से फसल चक्र पर आधारित होता है और लोग फसल के मौसम में काम करते हैं, लेकिन फसल कटने के बाद काम नहीं होता। इस कारण किसान और कृषि मजदूरों को साल के कुछ महीनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 2. संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कृषि के पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीके अपनाए जाते हैं या तकनीक में बदलाव होता है तो कुछ लोग इस बदलाव के कारण रोजगार खो देते हैं। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। 3. घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए जाते हैं या कृषि क्षेत्र में काम छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान उन्हें कुछ समय के लिए बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। हालांकि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी सबसे प्रमुख है, लेकिन अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी देखी जा सकती है। इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ऑप्शन ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी खेल पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेल में 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों ही व्यापक रूप से पाई जाती हैं। 1. मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य रोजगार का साधन है जो फसल चक्र पर आधारित होता है। इसलिए लोग केवल फसल के दौरान काम करते हैं और फसल कटने के बाद उन्हें काम नहीं मिलता, जिससे वे बेरोजगार हो जाते हैं। यह विशेष रूप से उन इलाकों में होता है जहां कृषि मानसून पर निर्भर है। 2. अदृश्य बेरोजगारी, हिडन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होती है जब कई लोग एक ही काम में लगे होते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति से उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के काम में बहुत सामान्य है, जहां अधिक लोग कम उत्पादन वाले कामों में लगे होते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में इसका प्रभाव बनने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह के बहुत से कारण हैं।
जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी स्वैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी शास्त्रीय बेरोजगारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर नई नौकरी की तलाश में होते हैं। इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति वर्तमान रोजगार से असंतुष्ट होकर बेहतर रोजगार खोजने के लिए समय लेता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी आकस्मिक, ऑप्शन सी दीर्घकालिक, ऑप्शन डी प्रतिरोधात्मक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दीर्घकालिक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं, आमतौर पर 12 महीने या उससे अधिक। ये स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में विकास धीमा होता है या संरचनात्मक बदलावों के कारण श्रमिकों के पास उन कौशलों की कमी होती है जो नई नौकरियों के लिए आवश्यक होते हैं। इसका व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक प्रभाव गहरा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी नीति आयोग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी की रेखा शहरों में प्रति परिवार 5 सदस्यों वाला 4,500 रुपये प्रति माह और गांवों में 3,900 रुपये प्रति माह प्रति परिवार का स्तर तय किया है। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए लोगों में बुद्धि का अभाव, ऑप्शन बी आय में असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी स्वैच्छिक निष्क्रियता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अल्पविकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश आते हैं। 48 अल्पविकसित देशों में से 33 अफ्रीका में, 14 एशिया प्रशांत क्षेत्र में तथा 1 मध्य अमेरिका में है। इन 48 देशों की जनसंख्या लगभग 815 मिलियन है, जिनमें से 50% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण परिवार या व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसमें भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च का आकलन किया जाता है। इस मापदंड का उपयोग भारत में गरीबी रेखा के तहत निर्धनता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति या परिवार अपने उपभोग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं। इसलिए सही उत्तर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 गरीबी उन्मूलन, 2 जीवन स्तर में सुधार, 3 सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। श्योपुर, जिसे भारत का इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान की कोटा, उत्तर में मुरैना, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान के कोटा संभाग में सड़कों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए
मानव विकास सूचकांक ऑप्शन बी, लिंग असमानता सूचकांक ऑप्शन सी, मानव गरीबी सूचकांक ऑप्शन डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्माण में निम्न घटकों को शामिल किया जाता है। 1. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च। 2. शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर शामिल। 4. घरेलू सुविधाएं। 5. गरीबी का स्तर, महिला साक्षरता आदि। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 2010 में किया गया है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए आईआरडीपी, ऑप्शन बी टीआरवाईएसईएम, ऑप्शन सी एनआरईपी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और इस प्रश्न में दिए गए सभी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। आइए इन कार्यक्रमों पर संक्षेप में नजर डालते हैं। 1. आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना था। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों आदि को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 2. TRYSEM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे 1979 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना था, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी से बाहर निकल सकें। 3. NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसे 1980 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि उन्हें आय का स्रोत मिल सके और गरीबी कम की जा सके। चूंकि ये सभी कार्यक्रम गरीबी हटाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, इसलिए सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कथन आ भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है या तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इस प्रश्न में दिए गए कथन ए और कारण आर को समझने की आवश्यकता है। कथन 1 भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ये कथन सही है। भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, कम आय और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी उन्हें पर्याप्त रोजगार और संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे नगरीय गरीबी बढ़ती है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जो रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में बाधा बनता है। शिक्षा का निम्न स्तर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोकता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। हालांकि आर्थ शिक्षा का निम्न स्तर नगरीय गरीबी का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह नगरीय गरीबी की मुख्य व्याख्या नहीं करता है। नगरीय गरीबी की जड़ें अधिकतर रोजगार के अवसरों और संसाधनों की कमी में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का कारण बनती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी स्वैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन डी शास्त्रीय बेरोजगारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वह स्थिति है जब लोग अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर नई नौकरी की तलाश में होते हैं। इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति वर्तमान रोजगार से असंतुष्ट होकर बेहतर रोजगार खोजने के लिए समय लेता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती, तो इसे बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी आकस्मिक, ऑप्शन सी दीर्घकालिक, ऑप्शन डी प्रतिरोधात्मक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दीर्घकालिक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं, आमतौर पर 12 महीने या उससे अधिक।
ये स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में विकास धीमा होता है या संरचनात्मक बदलावों के कारण श्रमिकों के पास उन कौशलों की कमी होती है जो नई नौकरियों के लिए आवश्यक होते हैं। इसका व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक प्रभाव गहरा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी नीति आयोग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी की रेखा शहरों में प्रति परिवार 5 सदस्यों वाला 4,500 रुपये प्रति माह और गांवों में 3,900 रुपये प्रति माह प्रति परिवार का स्तर तय किया है। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए लोगों में बुद्धि का अभाव, ऑप्शन बी आय में असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी स्वैच्छिक निष्क्रियता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अल्पविकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश आते हैं। 48 अल्पविकसित देशों में से 33 अफ्रीका में, 14 एशिया प्रशांत क्षेत्र में तथा 1 मध्य अमेरिका में है। इन 48 देशों की जनसंख्या लगभग 815 मिलियन है, जिनमें से 50% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण परिवार या व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसमें भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च का आकलन किया जाता है। इस मापदंड का उपयोग भारत में गरीबी रेखा के तहत निर्धनता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति या परिवार अपने उपभोग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं। इसलिए सही उत्तर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य 1 गरीबी उन्मूलन, 2 जीवन स्तर में सुधार, 3 सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। श्योपुर, जिसे भारत का इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्योपुर के पूर्व में मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पश्चिम में राजस्थान के कोटा, उत्तर में मुरैना, ग्वालियर एवं दक्षिण में राजस्थान के कोटा संभाग में सड़कों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन सी मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्माण में निम्न घटकों को शामिल किया जाता है। 1 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च, 2 शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर शामिल, 4 घरेलू सुविधाएं, 5 गरीबी का स्तर, महिला साक्षरता आदि। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 2010 में किया गया है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए आईआरडीपी, ऑप्शन बी टीआरवाईएसईएम, ऑप्शन सी एनआरईपी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और इस प्रश्न में दिए गए सभी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं।
आइए इन कार्यक्रमों पर संक्षेप में नजर डालते हैं। 1. IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना था। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों आदि को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। 2. TRYSEM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे 1979 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना था, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी से बाहर निकल सकें। 3. NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसे 1980 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि उन्हें आय का स्रोत मिल सके और गरीबी कम की जा सके। चूंकि ये सभी कार्यक्रम गरीबी हटाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, इसलिए सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। कथन: भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है या तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इस प्रश्न में दिए गए कथन ए और कारण आर को समझने की आवश्यकता है। कथन 1, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। ये कथन सही है। भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, कम आय और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी उन्हें पर्याप्त रोजगार और संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे नगरीय गरीबी बढ़ती है। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जो रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में बाधा बनता है। शिक्षा का निम्न स्तर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोकता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। हालांकि शिक्षा का निम्न स्तर नगरीय गरीबी का एक कारण हो सकता है, लेकिन यह नगरीय गरीबी की मुख्य व्याख्या नहीं करता है। नगरीय गरीबी की जड़ें अधिकतर रोजगार के अवसरों और संसाधनों की कमी में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का कारण बनती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।